गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक रॉयल कॉमर्स फैमिली। बच्चों, आज कॉर्पोरेट टैक्स के सीरीज की तीसरी क्लास है। बच्चों, ये क्लास जो है कॉर्पोरेट टैक्स को समझने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक कंपनी किस तरह से अपने टैक्स का कैलकुलेशन करती है उसमें ये क्लास जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों की होगी उसको समझने के लिए। बच्चों, इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अगर इससे प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया है कि एक कंपनी किस तरह से टैक्स का पेमेंट करती है। उसके बाद आज की क्लास जो है उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने बनाया है, जहां पर आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि कंपनी का टैक्स लायबिलिटीज कैसे जनरेट होता है और एक कंपनी किस तरह से टैक्स का पेमेंट करती है। बच्चों, यहाँ पर आज की जो क्लास है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये जो क्लास है वो कॉर्पोरेट टैक्स का बेसिक क्लास होने वाला है। इसलिए आप इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने हुए रहें और लास्ट तक मेरा ये प्रॉमिस है आप लोगों से कि कॉर्पोरेट टैक्स को मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है बच्चों? और हाँ, एक रिक्वेस्ट और होगा आपका कि आप जो है इस जो भी क्लास आप देखते हो उसे अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि इसका फायदा उन्हें भी हो सके। ठीक है बच्चों? तो आइए हम लोग देखते हैं, यानी कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मैट, MAT। बच्चों, आज हम लोग मैट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? मैट का मतलब क्या होता है? मैट का मतलब होगा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है बच्चों? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स में आप लोग देखोगे कि एक कंपनी आज के डेट में अपना टैक्स मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के जरिए पेमेंट करती है। ठीक है ना? कल तक आप लोगों को मैंने बताया था कि कंपनियां नेट प्रॉफिट पर टैक्स का पेमेंट करती है। बिल्कुल, क्या कल वाला सही था या आज वाला सही है? बिल्कुल ये कंफ्यूजन में आपको बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट पर टैक्स का पेमेंट करने का जो प्रोविजन था बच्चों, ये काफी दिन पहले का था। यानी कि अगर आपको हम बोले तो 1988-89, ठीक है ना? ये एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जिससे पहले जो कंपनियां थी वो नेट प्रॉफिट पर ही अपना टैक्स पेमेंट करती थी, लेकिन इसके बाद जो है ये फिर से जो यहाँ पर फिनांस एक्ट 1987 आया। ठीक है ना? और इसका इम्पैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर पर पड़ा 1988 में। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसके बाद कंपनियां नेट प्रॉफिट पर टैक्स का पेमेंट नहीं करने लगी बच्चों। तो इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आया मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। लेकिन क्या हुआ कि इस चीज को 1990 में जो मैट को हटा दिया गया है ना, इसको हटा दिया गया, मैट को हटा दिया गया। फिर से कंपनियां नेट प्रॉफिट पर ही टैक्स पेमेंट कर लेंगे। ध्यान से समझिए, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये जो है फाइनेंशियल एक्ट 1987 आया, उसी समय, यानी कि ये जो है मैट के भारत में आने की पहली तिथि है जब मैट इंडिया में सबसे पहले अप्लाई हुआ बच्चों। यहाँ पर इसका इम्पैक्ट 1989 के फाइनेंशियल ईयर पर पड़ा, यानी उस वहां से कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट पर नहीं मैट में टैक्स का पेमेंट करने लगी। ठीक है ना? मैट क्या होता है, मीनिंग हम लोग देखेंगे। मैट क्यों आया और कैसे आया, ये चीज जानना बहुत जरूरी है आपको, तभी मैट का कैलकुलेशन
कर पाओगे। ठीक है ना। फिर मैंने क्या बतलाया इस डेट को 1990 या 1990 में जो मैट को हटा दिया गया, फिर से हटा दिया, क्यों हटा दिया गया अभी हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि मैट हट गया। और फिर ये फिनेंशियल एक्ट 1996 में फिर से आ गया। ठीक है, तो ये फिर से आ गया, यानी कि अगर आप कहें तो इसका इम्पैक्ट 1997-98 के फिनेंशियल ईयर पर पड़ा बच्चों। ये आना जाना क्यों हो रहा है समझ में आ जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज का क्लास ना केवल आपको मैथ समझाएगा, लेकिन एक उसके साथ में आपको एक मतलब कि कंपनियों के ट्रांजैक्शंस के बारे में बतलाएगा। वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये डेट आपको याद रखना है, यानी कि मैथ के आने का फिर से, यानी कि ये फिर से आने का जो टाइमिंग है वो 1996 है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं कि मैथ जो है वो क्यों आया। ठीक है ना, मैथ क्यों आया ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहले जो कंपनियां हैं वो नेट प्रॉफिट पर टैक्स का पेमेंट करती है, टैक्स का पेमेंट करती है बच्चों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, कंपनियां नेट प्रॉफिट पर टैक्स का पेमेंट करती है। लेकिन क्या है कि टैक्स जो टैक्स के पेमेंट को समझने के लिए आपको पहले नेट प्रॉफिट को समझना पड़ेगा। मैम हम जानते हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है आप जानते हो, मुझे भी पता है कि आप जानते हो, लेकिन क्या है थोड़ा सा मैं जरूर बतलाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि नेट प्रॉफिट को जाने बिना हम मैथ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नेट प्रॉफिट पर टैक्स ले रही थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन क्या जरूरत पड़ी ऐसी कि उसे नेट प्रॉफिट पर टैक्स लेना बंद करना पड़ा और मैट एक अलग प्रोविजन के रूप में ला करके कंपनियों पर लगाया गया, कि ये बोला गया कंपनियों से कि अब आप नेट प्रॉफिट पर टैक्स नहीं दोगे, अब आप जो है मैट पर टैक्स दोगे। ठीक है ना, तो बहुत ही मजेदार ये सीरीज होने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और ना यहाँ पर टैक्स के अलावा आप फिनेंशियल अकाउंटिंग को भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि फिनेंशियल अकाउंटिंग में मेन टॉपिक जो होता है वो नेट प्रॉफिट का ही होता है। तो यहाँ पर समझिए पहले नेट प्रॉफिट। बच्चों नेट प्रॉफिट में हम लोग जानते हैं कि नेट प्रॉफिट को बनाने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद एक्सपेंसेस को माइनस करके और फिर जो इनकम है उसको प्लस करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ओके हम ये सब नहीं बनाने वाले, ये सब आप लोग जानते हो, लेकिन क्या आप नहीं जानते हो, क्या आपको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है वो मैं बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिए, नेट प्रॉफिट में बच्चों दो तरह के एक्सपेंसेस और दो तरह के इनकम्स इंक्लूड होते हैं, ये बात समझ लीजिए। अब वो दो तरह क्या है अगर हम लोग इस समझे तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो किस साइड में होते हैं, डेबिट साइड में, ठीक है ना, और इनकम होते हैं, इनकम होते हैं जो कहां होते हैं बच्चों, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब यहां पर आप समझेंगे कि जो एक्सपेंसेस है वो दो तरह के एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। एक को हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बहुत ही मजेदार है, ठीक है। उसी तरह से इनकम के साथ भी होगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये चीज है क्या, आप समझिए, ध्यान से समझिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो जिस चीज का
उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने में जो डायरेक्टली बेस पर आपको खर्च हो रही है, ठीक है ना, एक्सपेंस हो रही है, उसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। उसमें आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तो इंक्लूड होना ही है, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट बनता है, बल्कि यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम की बात हो रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसके सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्च है उसी को हम लोग शामिल करते हैं। आई रिपीट अगेन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है उसके सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है, मोटे तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट के सेल में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, जो बेवजह कंपनी के नेट प्रॉफिट को कम दिखलाने के लिए यूज किया जाता है एज अ टूल्स कंपनी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा कि इसे नेट प्रॉफिट को कम दिखलाने के लिए, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग देखेंगे कौन कौन से चीजें आती हैं जिससे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा और नेट प्रॉफिट उससे कम होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्रोडक्ट के सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे जो हमारे नेट प्रॉफिट को किसी भी कारण से कम करते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट के सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट रोल नहीं निभाते, उनको रखा जाता है। वैसे कौन कौन से आइटम है, एकदम थोड़ा सा सब्र रखेंगे, बताएंगे। और ठीक इसी तरह से आपके इनकम पार्ट में भी दो पार्ट होंगे। ऑपरेटिंग इनकम जो कंपनी के सेल प्रोडक्ट के सेल डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूडेड है, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे, ऑपरेटिंग इनकम में आएंगे बच्चों। और नॉन ऑपरेटिंग में जो बेवजह कम नेट प्रॉफिट को ज्यादा दिखलाते हैं, जिनका रोल कंपनी के प्रोडक्ट के सेल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता, लेकिन उसे नेट प्रॉफिट में डाल दिया जाता है नेट प्रॉफिट को ज्यादा दिखलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंपनियां नेट प्रॉफिट को ज्यादा दिखलाती है तो वैसे सिचुएशन में उसे ज्यादा टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर नेट प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्चुअली में कहा जाए तो आपको तो पहले भी मैंने बताया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, और डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन के लिए टैक्स का ज्यादा पेमेंट करना वो उसके लिए तो सही नहीं है, मतलब कि वो नहीं चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स का पेमेंट करें। तो कंपनियां क्या करती है, बिजनेसमैन क्या करते हैं कि टैक्स को कैसे भी कोई भी ये चीजों को यूज करके, कोई भी तरीकों को यूज करके टैक्स को कम करने का प्रयास करते हैं। तो यही सिलसिला जो है वो चल रहा था। क्या चल रहा था कि नेट प्रॉफिट में क्या हो रहा था कि इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ज्यादा से ज्यादा दिखला करके कंपनियां जीरो नेट प्रॉफिट को शो करती थी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सपेंसेस की संख्या नेट प्रॉफिट में ज्यादा होगी तो नेट प्रॉफिट तो जीरो हो जाएगा ना, नेट प्रॉफिट तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर वही रूल्स को बताया गया ना कि टैक्स के कमजोरियों का फायदा उठा करके, टैक्स का जो प्रोविजंस है उसका कमजोरियों का फायदा उठाया गया यहाँ कंपनियों के द्वारा, जब तक मैट का प्रोविजन नहीं आया। इसी चीज के कारण मैट को लाया गया बच्चों, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यानी कि नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या किया गया, ज्यादा से ज्यादा पीएल अकाउंट में शामिल किया गया और नेट प्रॉफिट को जीरो दिखला करके जीरो टैक्स का पेमेंट किया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको नुकसान होने लगा, उनको कोई भी टैक्स नहीं पहुंच रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर से,
ये चीजें जो है एक बड़े पैमाने पर चलता आ रहा था, जिससे परेशान हो गए। क्योंकि देखिए, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो टैक्स होता है, कोई भी जो प्रोविजंस बन करके आता है, वो किसी गलती पर बन करके आता है, यानी कोई गलतियां लगातार किए जा रहा है, उसके कारण ये नियम बना कि ताकि उस गलतियों को रोका जा सके। ठीक है, कंपनियां अपना अच्छा खासा प्रॉफिट एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो रिटेन में नेट प्रॉफिट को कम दिखला करके या जीरो दिखला करके मिनिमम टैक्स का पेमेंट कर रही थी, या फिर टैक्स का पेमेंट कर ही नहीं रही थी, क्योंकि उनका अपना जो है वो नेट प्रॉफिट को कम दिख रहा है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए बात? अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर नजर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद जो आपने देखा, ये जो आपने डेट देखा है ना, फाइनेंशियल एक्ट 1987, यहीं पर एक एक्ट बनाया गया, एक सेक्शन बनाया गया बच्चों, एक सेक्शन बनाया गया, जिस सेक्शन का नाम था, इस सेक्शन को मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि ये मैट का सेक्शन है, सेक्शन 150 जेबी। ये कंपनी एक्ट 2013 में भी जोड़ा गया, 2013 में भी बच्चों इस चीज को जोड़ा गया। अब देखिए क्या है, क्या जोड़ा गया, क्या बोला गया इसके अंदर, इस प्रोविजन में, कि अब जो है कंपनियों से जो टैक्स है, यानी कॉर्पोरेट टैक्स जो है, वो नेट प्रॉफिट पर नहीं लेंगे। तो किस पर लेंगे? नेट प्रॉफिट पर जब नहीं लेंगे तो किस पर लेंगे? तो लेंगे अब हम लोग मैट, जो सेक्शन 115 जेबी के तहत आएगा, यानी कि जिसके अंदर बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और उस पर टैक्स लेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल। अब बोलिएगा मैम ये कहां से आ गया सामने? बिल्कुल आया नहीं है, पहले से आया हुआ है, थोड़ा सा केवल आपको समझना है। ठीक है, क्या समझना है कि अब जो है नेट प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स अब मैट पर लिया जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। अब है क्या, बुक प्रॉफिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। लेकिन जब ये प्रोविजन आया बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोविजन हमको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए नुकसानदेह है, तो हम तो आवाज उठाएंगे ही। जाहिर सी बात है, सेम सिचुएशन वैसा ही बना। क्या बना कि जो कंपनियां हैं वो उन्होंने साफ तौर पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हम मैट को नहीं मानते। यानी कि वही जो कारण हुआ कि बाद में मैट जो है वो हट गया और फिर से उसे 1996 में फिर से लाया गया उस प्रोविजन को। ठीक है ना बच्चों? तो आप यहाँ पर समझेंगे कि कंपनियों ने इसे सीधे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जहां कंपनी पूरा टैक्स बचा रही थी, इस प्रोविजन के आने के बाद कोई भी कंपनी अपना टैक्स बचा ही नहीं सकती। यानी कि टैक्स का पेमेंट उन्हें करना पड़ेगा और रियल टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ये चीजें आई यहाँ पर मैट के अंदर। ठीक है ना? तो वो मैट जो है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैट को कंपनियों के ऊपर लागू किया, कंपनियों ने उन्हें रिजेक्ट करना, मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब क्या है, एक अच्छा खासा मतलब कि कहा जाए तो युद्ध हुआ। युद्ध वो वाला युद्ध नहीं हुआ कि जो तलवार भाला बनो, वो वाला युद्ध नहीं हुआ बच्चों। यहाँ पर क्या है, एक पार्टी, दो पार्टी हम बनके तैयार हो गई। एक पार्टी कंपनी जो ये मैट को मानने को तैयार नहीं, और एक पार्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो मैट लागू करना चाहती है। ठीक है ना? तो कोई भी जो विवाद होता है तो उसके बीच से कोई सॉल्यूशन निकल करके आता है जो फैक्ट हो और जो दोनों के लिए कम से कम नुकसानदेह तो ना हो, ये चीजें। ठीक है, सेम यही लागू हुआ मैट के साथ। अब आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैट लाने का रीजन क्या था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका मैट है वो किस तरह से अस्तित्व में आया। तो कंपनियां मान नहीं रही
प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट को आप लोग नेट प्रॉफिट में आप लोग बेवजह का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं और नेट प्रॉफिट को जीरो दिखला करके टैक्स का पेमेंट करते ही नहीं है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं कि इस मैट में हम लोग देखेंगे कि जो भी आपका मैंने क्या शामिल किया गया बच्चों, इसमें इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को शामिल किया गया। यानी कहने का मतलब है कि मैट में जो भी नेट प्रॉफिट था उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दिया गया। हटाया कैसे गया वो ध्यान रख लीजिए कि जब आपका नेट प्रॉफिट आप बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बनाते हो, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पीएल अकाउंट, तो वहां पर से जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल करके सामने आता है, ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गलत नहीं होता, ठीक है ना, सारा का सारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गलत नहीं होता। यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेगा कुछ ऐसे भी मतलब एक्सपेंसेस हैं जो सही है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी तरह से नेट प्रॉफिट को इफेक्टेड करती है, तो उसे हम लोग बुक प्रॉफिट में शामिल नहीं करेंगे। आई रिपीट अगेन, क्या करना है हम लोगों के यहाँ पर? सिंपल सी बात है, करना आपको ये है कि जो भी नेट प्रॉफिट है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, जो भी नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर हम लोग करेंगे जब बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन, बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप समझोगे कि किस तरह से क्या करना है, तो नेट प्रॉफिट में हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? एक मोटे तौर पर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मैट का कैलकुलेशन, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनियों से मैट लेगी, जिसका सेक्शन आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ देता है कि मैट क्या है या फिर ये सेक्शन क्या है, तो आप इसे अच्छे से समझा सकेंगे अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो क्या है, हमें बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा। अब बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में सिंपल सा प्रोविजन क्या है कि जो भी नेट प्रॉफिट आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल से आएगा, उसमें आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिएगा। अगर आपने नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन में उस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को शामिल किया है तो, है ना, क्या बोलोगे, ऐड यानी कुछ जो आइटम्स आप लोग बतलाएंगे उस आइटम्स को आप करोगे, ऐड करोगे किसके ऊपर, अगर आप इफ डिडक्टेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल में उन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को शामिल किए हैं तो उसको आप क्या करोगे, अगर डिविडेंड किए हैं तभी आप उसको ऐड कर दोगे, ठीक है ना। और अगर क्रेडिटेड किए हो कोई चीजें, कोई इनकम को, तो उसे आप लेस करोगे। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ चुके हो बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कि क्या बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये तो मोटे तौर पर आपने समझा कि बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं इस बोर्ड को इरेज करने से पहले एक बात और बता दूं कि जब ये विवाद उत्पन्न हुआ कि कंपनियों ने जब बोला कि नेट प्रॉफिट पर ही हम लोग टैक्स देंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम मैट पर टैक्स का पेमेंट आपसे चाहते हैं, तो इसके बीच में एक सॉल्यूशन आया, ठीक है, जो भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि वह सॉल्यूशन क्या था। क्योंकि मानना वो बात होगी जो सही है, नेट प्रॉफिट में चूंकि जीरो बैलेंस दिखलाया जा रहा था और टैक्स का पेमेंट नहीं किया जा रहा था, तो इससे कई ज्यादा परेशानियां हो रही थी, ठीक है ना। तो आगे आप देखेंगे कि किस तरह से उस सॉल्यूशन का समाधान किया गया। तो पहले हम इसको इरेज करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग कि
कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक है ना, बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चलिए, क्या हम लोग को करना है, ऐड दी फॉलोइंग आइटम। हम लोग कौन कौन सा आइटम ऐड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो आइटम को ऐड करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, इफ डिडक्टेड यहाँ पे डिडक्टेड वर्ड से आपको यहाँ पर लिख पाओगे, एक अच्छा रहेगा डेबिटेड टू स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं यहाँ बता रही हूँ कि बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट में हम लोग वो आइटम्स को डिडक्ट करेंगे, वो आइटम्स को ऐड करेंगे। ठीक है ना, उन आइटम्स को हम लोग ऐड करेंगे जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या किए हैं, डेबिटेड किए हैं। डेबिटेड मतलब कि डीआर साइड में लिखे हैं, खर्च वाले साइड में लिखे हुए हैं। तो ऐसे कौन कौन से आइटम्स होंगे, तो आप समझ लीजिए, जिसमें आपका पहला आइटम होगा वो होगा इनकम टैक्स पेड, अगर आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है और उसे नेट प्रॉफिट के डेबिट साइड में लिख दिया है, जो प्रोडक्ट कंपनियां बनाती हैं उसके मेन पार्ट से वो जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये इनकम का पार्ट है, टैक्स जो है इनकम का पार्ट है, जो हमारे मेन वर्क से जुड़ा हुआ नहीं, इसीलिए हम लोग उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को हम लोग अगर पीएल स्टेटमेंट में लिखे हैं, डेबिटेड किए हैं, तभी हम लोग ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंडली हम लोग आ रहे हैं अमाउंट ऑफ रिजर्व। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, अब ये रिजर्व जो है कंपनियां करती हैं, अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है, ठीक है ना, तो उसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कुछ पैसा वो रिजर्व करके जमा करके रखती है अपने बुरे वक्त के लिए। तो वो पैसा जो जमा करके रखती है उसे वो पीएल में से क्या करती है, डिडक्ट करती है। ठीक है ना, ऐसा आप लोगों ने जब फाइनल अकाउंट बनाया होगा तो आपने किया था। तो वहां पर ये जो अमाउंट है, जो भी पैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में, वो नॉन ऑपरेटिंग होता है बच्चों, जो हम लोग बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से वो चीजें जिसको हमने पहले डिडक्ट किया है, लेस किया है, उसे बाद में ऐड कर देंगे, तो इसका प्रभाव जो है वो नेट प्रॉफिट पर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं तीसरा, प्रोविजन ऑफ लॉसेस। ठीक है ना बच्चों, कोई भी तरह का लॉस होगा फ्यूचर में, इसके लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करूंगी कि रिजर्व और प्रोविजन अगर देखा जाए तो दोनों एक ही नेचर का चीज है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि रिजर्व का मतलब होता है कि पैसे जो हम जमा कर रहे हैं वो किसी भी मुद्दे पर खर्च कर सकते हैं जहां पर उसकी जरूरत है। लेकिन प्रोविजन का मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रोविजन का मतलब ये पैसे को जमा करना ही हुआ, लेकिन क्या है कि जिस नाम से, जिस काम के लिए हम पैसे जमा कर रहे हैं, उसका खर्च उस प्रोविजन से उसी आइटम के ऊपर होगा, किसी और पर नहीं। आई होप आप लोग समझ रहे हो। अब आपको आते हैं, देखिएगा बच्चों, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो सारा एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो एक एक करके आप लोग इसका मीनिंग तो समझ ही रहे हैं, तो शॉर्ट में आप समझ लीजिए। जैसे 4 नंबर में आप देख पा रहे हैं डेफर्ड टैक्स। बच्चों, फ्यूचर में टैक्स के लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए हम एक फंड रेज करते हैं जिसको डेफर्ड टैक्स कहा जाता है। 5 नंबर में देखिए वो क्या है, रिवैल्यूएशन
रिजर्व, रिवेल्युएशन यानी कि एसेट्स के का वैल्यू जो है वो क्या करता है, वो वेरी करता रहता है, उसमें डेप्रिसिएशन होता रहता है, तो उसके लिए हमने एक रिजर्व करके रखा। इट्स अ पार्ट्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 6 नंबर में आते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बच्चों, जो पैसा डेटर के पास हमारा है वो अब जब तक हमको मिला नहीं है, यानी कि अब हमको डाउट है कि वो पैसा मिलेगा नहीं, तो उसके लिए भी हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर डेटर पैसा नहीं देगा तो हम इस फंड का यूज जो है हम अपने लॉस को फुलफिल करने के लिए करेंगे। 7 नंबर है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। एसेट्स के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन हम लोग करते हैं वो एक्चुअली में नॉन ऑपरेटिंग के कैटेगरी में आएगा बच्चों, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन जो है वो हम नेट प्रॉफिट से घटाते हैं। ये एक तरह का फंड होता है जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि एसेट्स जब इन फ्यूचर वैल्यू लेस हो जाए तो हम लोग इस फंड का यूज उसके रिपर्चेज के लिए कर सकें। 8 नंबर में आइए डिविडेंड पेड। अगर कंपनियां अपने प्रॉफिट पर डिविडेंड का पेमेंट अपने शेयर होल्डर को करती है तो इसका एंट्री भी वो कभी कभी यानी कि मैक्सिमम टाइम पर नेट प्रॉफिट पर करने लगती है, जहाँ वहाँ पर नेट प्रॉफिट को कम करने के लिए इसका यूज करती है, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। 9 नंबर में आइए प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के लिए हम अपने पैसा जमा कर रहे हैं तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग ही होगा। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस जो है, ज़्यादा बड़ा लिस्ट ना हो इसीलिए मैंने लिख दिया है, कुछ एक्सपेंसेस जो सेक्शन 10, 11 एंड 12 में आते हैं बच्चों, तो इन एक्सपेंसेस को भी जो है नॉन ऑपरेटिंग के कैटेगरी में रखा गया है, जिसको बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के समय नेट प्रॉफिट में से ये ऐड किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में लेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि पीएल अकाउंट के कैलकुलेशन में उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर हम इन आइटमों को नेट प्रॉफिट में यूज किए हैं तभी हम बुक प्रॉफिट से इनका कैलकुलेशन करेंगे, जैसा मैंने बताया है। अब यहाँ पर कुछ आइटम्स जो है वो लेस करने वाला है, जैसे विदड्रॉ फ्रॉम एनी रिजर्व। कोई पैसा आपने जमा किया, उससे पैसा यूज कर लिया, विदड्रॉ कर लिया, तो वो आपका लेस होगा। डेप्रिसिएशन क्लेम हो गया बच्चों, बाउट फॉरवर्ड लॉस हो गया, प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज हो गए, डेफर्ड टैक्स हो गए, विदड्रॉ फ्रॉम रिवेल्युएशन रिजर्व, एग्जेम्प्टेड इनकम, ये सब सारा आइटम्स जो है वो लेस होता है बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि जब बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि मैट का जब कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो वहां पर हम लोगों को इनकम टैक्स एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिस अकाउंट को इसी तरह से जहाँ पर डेबिट और कैसे क्रेडिट करना है वो आइटम्स हमने प्रीवियसली अभी देखा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मैट का जो प्रोविज़न है वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट आपका बनेगा तो ध्यान देंगे। दूसरी बात ये है कि मैट जो है वो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लागू नहीं होता, यानी कि मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स वो केवल कंपनियों पर ही लागू होता है। ठीक है, तो इन कुछ बातें जो ऐसी हैं जिसको आपको याद रखना जरूरी है। हाँ, तो अब आप यहाँ पर समझिए, जो मैंने अभी अभी जिक्र किया कि कंपनियां जो हैं वो मानने को तैयार नहीं थी कि हम मैट पर टैक्स का पेमेंट करेंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मैट लागू किया गया कंपनियों के ऊपर बुक प्रॉफिट पर। तो इनके बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, दोनों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट बना कि अगर कंपनियों के लिए तो ये मैंडेटरी था कि वो मैट का पेमेंट करेगी, मिनिमम अल्टरनेटिव के अंदर टैक्स के अंदर पेमेंट करेगी, लेकिन अगर वो नेट प्रॉफिट पर जो उसका टैक्स है
उस पर जो टैक्स जनरेट होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो नेट प्रॉफिट पर जो टैक्स जनरेट होगा उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि ऐसा प्रोविजंस होना चाहिए कोई भी विवाद का जिसको कम से कम दोनों पक्ष को नुकसान हो, यानी कि दोनों को करीबन करीबन कुछ फायदा मिलता जाए। तो यहाँ आप देख पाइएगा कि वो फायदा जिसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उसे टैक्स क्रेडिट के रूप में देखा गया। ये टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि नेट प्रॉफिट पर जो भी इनकम जनरेट होता है बच्चों, ठीक है, एक एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि नेट प्रॉफिट पर जो भी टैक्स जनरेट होता है, जो भी रेट है उसका, जिसका जिक्र मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में किया था, 29% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस, तो उसे भी हम कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग मैट को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको टैक्स क्रेडिट लेना है। टैक्स क्रेडिट अभी समझेंगे आप कि मैट जब हम नेट प्रॉफिट पर टैक्स जनरेट करेंगे जो दिए गए रेट है, और हम एक कैलकुलेशन अलग से भी करेंगे जो बुक प्रॉफिट पर होगा, जो मैट के रूल को फॉलो करेगा। जब ऐसा होगा तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कंपनियों को तो मैट पर ही टैक्स चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर बुक नेट प्रॉफिट पर जनरेट किया हुआ टैक्स जो है वो कम और मैट पर जनरेट किया हुआ टैक्स जो है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो, तो कंपनियों को ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो मैट को फॉलो कर रही है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि टैक्स क्रेडिट जनरेट होगा, क्योंकि कंपनियों को ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, मैट में। और जो डिफरेंस अमाउंट होगा बच्चों, आप नंबर 1 पॉइंट में देख पा रहे हो कि जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही एक्चुअली में टैक्स क्रेडिट कहलाएगा, यानी कि आपने पेमेंट किया टैक्स मैट में और नेट प्रॉफिट से जो टैक्स आपने जनरेट किया वो दोनों में डिफरेंस है, यानी कि मैट में जो टैक्स है वो ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये आपका टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। तो ये जो आपने ज़्यादा पेमेंट करा है मैट में, उसके लिए कंपनी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी को ये प्रोविज़न देती है, एक छूट देती है, एक रिबेट देती है कि आपने जो ज़्यादा टैक्स का पेमेंट किया है, आपने मैट को मान करके जो ज़्यादा टैक्स का पेमेंट किया है उसे आप रिफंड कर सकते हैं, लेकिन उसका एक शर्त है। क्या शर्त है? तो सिंपल सा है कि आप आने वाले 10 सालों में, क्या मैंने कहा, आने वाले 10 सालों में आप क्या कर लो कि हमें मैट पर ही टैक्स दो और अपने नेट प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाओ, और उस पर जो टैक्स आएगा हम लोग उस टैक्स को नहीं लेंगे, हम लोग मैट पर ही टैक्स लेंगे। आप उस टैक्स से आप अपने लॉस का जो डिफरेंस अमाउंट है आप अपने लॉस को फुलफिल कर लो। ये जो छूट है वो 10 साल के लिए ही होगा, उसके बाद ये अप्लाई नहीं किया जाएगा। बात आ रही समझ में? एकदम क्लियर सी बात है कि मैट पर अगर ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है तो आप आने वाले जो नेक्स्ट ईयर है उसमें नेट प्रॉफिट को आप ज़्यादा दिखला दो, और नेट प्रॉफिट को ज़्यादा करके आप अपने जो लॉस यहाँ पर दिख रहा है उस लॉस को आप फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। और मैंने एक चीज़ और बतलाया कि टैक्स क्रेडिट का जो फ़ायदा, इससे तो कंपनियों को फ़ायदा हुआ ना कि मैट वाली प्रोविज़न भी फुलफिल हो गई, और जो लॉस हो रहा है यानी कि उन्हें जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है टैक्स का, उसे उस टैक्स को मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट को वो फुलफिल करने के लिए, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को रिकवर करने के लिए उन्हें 10 साल भी मिल गया। यहाँ तक समझ गए। अब लेकिन उस अमाउंट पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई कंपनी इन फ्यूचर उस आने वाले 10 साल में अगर पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो गई बच्चों, वो कंपनी, मैंने क्या कहा, जो जिस समय वो नेट जो टैक्स क्रेडिट को वो फुलफिल कर रही है, उस
ईयर उस ड्यूरेशन में अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो ये टैक्स क्रेडिट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी कि ये फ़ायदा पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर आप इस कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, जिसका हम लोग आगे के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करेंगे, जिस अप्लाई जब करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैट जो है किस तरह से रन करता है। अब लास्टली आप इसको देख लें कि मैट तो हम लोगों ने समझ लिया, टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो समझ लिया, कंपनी का सारा जो रूल्स रेगुलेशन कैसे मैट को जनरेट करने के लिए सामने आया, ये सब सारी बातें हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि मैट में जो टैक्स का रेट क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेट ऑफ मैट हम लोग देखेंगे तो ये इसका रेट जो है वो क्या है, 18.5% है ना। ये कब लागू हुआ था, जब 1996 में मैट मतलब कि फिर से जो है आया, रिकंस्ट्रक्टेड हुआ, तो उस समय रेट जो था वो 18.5% था। लेकिन फिनेंशियल ईयर 2019-20 में ये रेट जो है चेंज कर दिया गया, जिसे घटा करके 15% कर दिया गया है बच्चों। ओके, क्लियर हो गई, रेट हो गया। अब मैट जो जिस तरह से हम लोग नेट प्रॉफिट पर टैक्स ले रहे थे 29% और उसके साथ सरचार्ज और एजुकेशन सेस ये हम लोग ऐड कर रहे थे, ठीक उसी तरह से मैट पर हम जो टैक्स काटेंगे, टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर हमें सरचार्ज को भी ऐड करना पड़ेगा, और सरचार्ज का रूल आपको मैंने पहले बतला दिया है, और एजुकेशन सेस को भी हम लोग वहाँ पर ऐड करेंगे। वो सभी चीज़ ऐड करने के बाद ही हम देख पाएंगे कि हमारा टैक्स लायबिलिटीज क्या है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सीरीज अच्छे से समझ में आया है। मैंने कई बार रिपीट करके कई चीज़ें जो आपको एकदम से समझना है उस पर मैंने काफ़ी स्ट्रेस दे करके आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर रेज करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को आप शेयर करो, ताकि जो है आपके फ्रेंड सर्कल को इसका फ़ायदा हो सके बच्चों। और अपना कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा, चाहे लाइक चाहे डिसलाइक, लेकिन डिसलाइक करने के समय आप ये बात ज़रूर बताओगे कि हम आपने डिसलाइक का कारण क्या है, और अपना जो है आप कमेंट्स ज़रूर देंगे बच्चों। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन को लेंगे और उसे मैट पर लागू करते हुए सॉल्व करेंगे कि किस तरह से कंपनियां टैक्स का पेमेंट करेगी। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय बच्चों एंड हैव ए नाइस डे।